हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर इफ्रा जान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड सिचुएशन पे किस तरीके से देखती हैं लोगों की मुसीबतों को और इसी के साथ साथ इंतखाबात को लेकर क्या कुछ कहती है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आए थे दौरे पर, लोगों से बात की, सियासतदानों से बात की और इंतखाबात को लेकर अब जल्द ही कोई फैसला होने वाला है। तो किस तरीके से देखेंगे आप इस पूरे मसलो मसाइल को, इस मरहले को? देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बाज़ाब्ता मुलाकात की, उनको बोला कि यहाँ की आवाम जो है इलेक्शंस चाहती है। पिछले 10 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए हैं और इट इज इम्पेरेटिव नाउ कि आप इलेक्शंस कराएं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड उनके सामने बहुत क्लियर रहा था और आज भी उन्होंने रिटरेट करके कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ये साफ साफ तौर पे बोला कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन दो चीजें हैं जिन पे मैं गौर करना चाहती हूँ। पहली बात, ये जो इलेक्शंस के लिए आप एक कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस करते हैं। कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस मतलब हम आएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे सब क्या कहेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। ये चीज मुझे पचती नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्यों। मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए मानते हैं इलेक्शन कमीशन यहाँ आता, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है हम तैयार नहीं है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम खुश नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हम खुश नहीं है, सब कहते हैं इलेक्शंस नहीं हो जाने चाहिए, कंसेंसस नहीं बनता। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं कंडक्ट करती क्योंकि कंसेंसस नहीं बना? हमारे देश में इलेक्शंस जो है 5 साल के बाद कंसेंसस बने ना बने, 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं। ये कंसेंसस बिल्डिंग क्या होती है ये मुझे समझ नहीं आती। अभी इलेक्शंस और 3 स्टेट्स में भी होने हैं। क्या आप उन स्टेट्स में कंसेंसस बिल्डिंग करने गए? क्या आप उन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में आपने कंसेंसस लिया लोगों से कि क्या इलेक्शंस करें नहीं करें, हाँ ना? फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा हाँ करो, किसी ने कहा नहीं करो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। व्हाट हैपेंड? कहते हैं ग्राउंड सिचुएशन जो है वो देखनी है कि क्या उस लायक है। वो गली गली गए, कोचे कोचे गए। व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन? अगर आपको ग्राउंड सिचुएशन क्या उस लायक है? अभी आपने लोक पार्लियामेंट के इंतखाबात 2 महीने पहले कराए, जब उसमें ग्राउंड सिचुएशन उस लायक थी, तो आज क्यों नहीं ग्राउंड सिचुएशन उस लायक है? प्लीज एक्सप्लेन टू मी अ फंडामेंटल थिंग। आपने ग्राउंड सिचुएशन क्या, आप सड़क सड़क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गया ग्राउंड सिचुएशन चेक करने के लिए? कोचे कोचे गए? कहते स्टेक होल्डर से भी बातचीत की है। क्यों कर आपने की? वी वर हैप्पी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों का मसला रखा। जब बाकी स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, क्या आप वहां पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर से बात करते हैं? नहीं। आप अपने टाइम पे 5 साल बाद इलेक्शंस जो है अनाउंस करते हैं। ये मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, ये रोज रोज ये कंसेंसस बिल्डिंग का तमाशा क्या होता है? आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड कि जम्मू और कश्मीर जैसी को अलग तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है। सिंपली 5 साल बाद जब आपका डेट ड्यू है, आप इलेक्शंस अनाउंस क्यों नहीं करते हैं? अगर कंसेंसस नहीं बिल्ड होता है तो क्या करेंगे? आप इलेक्शंस नहीं कराएंगे? वजूहात क्या हो सकते हैं इसके पीछे? जिस तरीके से जायजा लिया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेकर जायजा लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे लोग बातचीत करके जिन स्टेक होल्डर्स से वो मिले, उनने कहा होता है इलेक्शंस नहीं कराइए, हमारी तैयारी नहीं है। तो क्या जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को वो इलेक्शन से महरूम रखते हैं? ये तमाशा चल रहा है, ये कंसेंसस बिल्डिंग का, दिस हैज टू एंड नाउ। 5 साल हो गए हैं। जिस तरह बाकी स्टेट्स में 5-5 साल बाद इलेक्शंस कराते हैं बिना कोई ये कंसेंसस बिल्ड किए हुए, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर हर जगह होना चाहिए। दूसरी बात, अब आप इलेक्शंस कराएंगे, उसमें भी आपने क्या किया है? जो यहाँ के लोगों के नुमाइंदों के पास पावर्स थे, वो पावर्स यहाँ के लोगों के नुमाइंदों से छीन के आपने गवर्नर को पकड़ा दिए हैं, जिसको कोई नहीं चुनता, सिर्फ बीजेपी चुनती है। आपने यहाँ के लोगों का वोट जो है, चाहे आप इलेक्शंस करें ना करें, आपने यहाँ के लोगों का वोट जो है उसको आपने कमजोर कर दिया है। क्या लगता है जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की हालात बनी है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं। इंजीनियर रशीद की बात करें तो नॉर्थ से अभी वो भी बाहर नहीं हुए, यानी कि उनकी जो लोगों की गौहार है वहाँ कोई सुनने को राजी नहीं। तो क्या माहौल बना है इस वक्त कश्मीर का? लोग किस तरीके से देखते हैं इस चीज को और क्या परेशानियां? देखिए, जहां तक इंजीनियर रशीद साहब की बात है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ऐसा कोई कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट हो जाता है वो जेल से बाहर आ जाता है।
लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से बाहर आएं, उनको बेल मिले, और जो हमारे हजारों नौजवान जेलों में हैं, वो लोग भी बाहर जेलों से निकले। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, रूहुल्लाह साहब ने, पार्लियामेंट में भी हमने ये इशू रेज किया है और पार्लियामेंट में भी हमने इसकी गुहार लगाई है। जहां तक बात आती है यहाँ के हालात की, यहाँ के हालात जो हैं वो आप देख रहे हैं, और बीजेपी को अगर आप देखेंगे, यहाँ के लोगों की जिंदगियों में बेरोजगारी में सुधार करने की बजाय बीजेपी जो है वो बार बार उन्हीं चीजों पे, जो चीजें हैं अगर आप देखेंगे, बीजेपी बार बार उन्हीं चीजों पे को ट्रिगर करती है। लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में चेंजेस लाती है, वक्फ में चेंजेस लाती है, सिर्फ लोगों की प्रॉपर्टी हड़पाने में वो लगी हुई है। वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे चुराएंगे, लैंड अलॉटमेंट में क्या करेंगे, लोगों का जमीन कैसे खाएंगे, किसकी नौकरियां खाएंगे। जो सरकार छीनने में लगी होगी, जिस सरकार का दिमाग सिर्फ इस बात में लगा होगा कि इस कश्मीरी के हाथ में कुछ है, ये मैं कैसे छीनूंगा, बुलडोजर लेके कैसे डिमोलिश करूंगा, उस सरकार से आप कोई किसी कंस्ट्रक्टिव कदम की उम्मीद आप कैसे रखते हैं? मैं तो नहीं बुखारी कहते हैं कि ये वक्त है एकजुट होने का, ये वक्त है यूनाइट होने का, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बन सकता है। देखिए, अल्ताफ बुखारी जी तो ऑलरेडी मोदी जी के साथ यूनाइटेड हैं। उन्होंने इलेक्शन में कहा कि मैं मोदी जी के साथ हूं, बोला ना उन्होंने कि मैं मोदी जी के साथ हूं। सवाल ये नहीं है कि यूनिटी हो या ना हो, सवाल ये है कि आप किस साइड से यूनाइटेड हैं। क्या आप बीजेपी के साथ यूनाइटेड हैं या आप बीजेपी के खिलाफ यूनाइटेड हैं? हमारे पास बहुत सारी इस वक्त जो है परेशानियां हैं। हमारे पास मुद्दा ये है कि जो बी टीमें बन रही हैं आज ही के वक्त, आपको मैं याद दिला दूं, आज ही का दिन था 71 years ago, 70 साल करीबन पहले, आज ही का दिन था जिस दिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर को जेल में बंद किया गया ताकि बी टीमें और सी टीमें खुली जाएं। जब बी टीम और सी टीम सादिक को बनाया गया और बख्शी को बनाया गया, 370 में सबसे ज्यादा अमेंडमेंटें जो हैं सादिक ने लाई, इसी वजह से, क्योंकि शेख साहब को जेल में बंद करके इसी वजह से रखा गया था। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर में सादिक ने कन्वर्ट कर दी, इसी वजह से कन्वर्ट कर दी सादिक ने, क्योंकि यहाँ की जो शेख साहब जो यहाँ के नुमाइंदे थे उनको बंद कर दिया था। ये बी टीम और सी टीम का सिलसिला आज ही के दिन पिछले 70 साल से शुरू हुआ है। ये देखने की अब जरूरी बात आती है कि अब कौन सी बी टीमें आएंगी। मैम, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से माजी में बहुत सारे इख्तिलाफात होते थे, हालात सही नहीं होते थे, पत्थरबाजी होती थी, और बड़े छोटे दिन पर, चाहे वो मकबूल भट्ट का दिन हो, अफजल गुरु का दिन हो, हड़तालें रहती थी, तो उसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हमारे दौरे हुकूमत में लोगों को प्रोटेस्ट करने का इख्तियार था। हमारे दौरे हुकूमत में हम बहुत ठाठ से कहते हैं, लोगों को प्रोटेस्ट करना जो है ये लोगों का एक बुनियादी हक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना। हमारे दौर में पीसफुल प्रोटेस्ट होते थे, इस वजह से नहीं, ये लोग परेशान थे, इस वजह से कि लोगों को ये हक जो है उनसे नहीं लिया जाता था। आज हम देखते हैं कि बीजेपी ने लोगों से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक छीन लिया है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को जेल में बंद कर दिया जाता है बार बार। तो ये मत बोलिए कि देखिए तब प्रोटेस्ट होते थे। प्रोटेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हालात खराब हैं। प्रोटेस्ट होने का मतलब है कि जमहूरियत में लोगों को अपनी आवाज रखने की आजादी है, जो आजादी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको दी थी और जो आजादी आज बीजेपी ने उनसे छीनी है। पीडीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ट्रेडर्स का सोचना चाहिए, और जब उनसे सवाल किया गया वक्फ का तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ की जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, हमने पार्लियामेंट में भी रेज किया है। वक्फ का जो प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड में ये है, दो इश्यूज हैं। आपके पास बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पास टेम्पल्स हैं, चर्चेस हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, मस्जिदें हैं, आस्थान हैं, दरगाहें हैं, और इनके साथ जो है टेम्पल्स के साथ या इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत सारी जमीन प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। वक्फ जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये मुसलमान चैरिटी के लिए, मुसलमान एक दूसरे को डोनेट करते हैं चैरिटी के लिए, कि मेरी तरफ से ये इस्लाम की राह में ये जमीन जाएगी, आप डोनेट करते हैं। उसमें आप मुझे बताइए
कॉन्स्टिट्यूशन में हमको हक दिया है कि हर रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अपने प्रॉपर्टी, जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज खुद करेगी। यहाँ पे सरकार आती है, नहीं जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब मैनेज करेगा। जो वक्फ की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वक्फ बोर्ड है, उसमें अब सिर्फ मुसलमान नहीं गैर मुसलमान लोग भी बैठेंगे। मुझे बताइए, क्या टेम्पल के ट्रस्ट में मैं बैठ सकती हूँ? क्या चर्च के ट्रस्ट में आप और मैं बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ओहदों की बात करें, चाहे वक्फ पे हो या फिर खादी इंडस्ट्री विलेज पे हो या फिर मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, तो क्या लगता है ये सही ओहदों पे नहीं है? देखिए, खादी इंडस्ट्रीज, बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेक्युलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उन पे कोई भी बैठ सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड में इफ्रा जान नहीं बैठ सकती है, उस पे आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने का हक यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उसमें मैं नहीं जा सकती हूँ, उसमें सरकार अपनी टांग नहीं लड़ा सकती है। वक्फ बोर्ड जो है ऑलरेडी, इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ही वक्फ बोर्ड को चूज करती है, वक्फ बोर्ड के हेड को। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी जजेस होंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जजेस होंगे ही होंगे। इसमें अब आप जो गैर मुसलमान हैं, अब आप उनको भी दरगाहें थमा देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है, ये उस आर्टिकल के खिलाफ है कि हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो है अपना, हर रिलीजियस कम्युनिटी को जो है अपना इंस्टीट्यूशन चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए, और दी गई है अभी तक। तो ये तो जो बार बार मियां अल्ताफ साहब ने भी, जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने बोला कि ये वक्फ को डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, ये वक्फ की बर्बादी की बात होती है। बात करने की आप आवाज तो यहाँ देते नहीं है। आपने यहाँ कब्रिस्तान बना दिया है, जिसको रूला साहब ने कहा कि ये तो कब्रिस्तान की शांति है। आपने लोगों का मुंह बंद करके रखा है, यूएपीए के डर से उनको आपने बंद करके रखा है। एक को भी आप बोलते हैं तुम्हें ज्यादा बोला तो जेल भरेंगे, ज्यादा बोला तो जेल भरेंगे। आपने फिर देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। हसीना जो थी, शेख हसीना, वो भी बिल्कुल इसी तरह से, वो उसका भी जो रुझान था शेख हसीना का, वो बिल्कुल इसी तरह का था। जेल में बंद कर देती थी। ऑपोजिशन की लीडर्स जो थे, ऑपोजिशन के जो उनके लीडर्स थे, ऑपोजिशन उनकी जेल में थी, ऑपोजिशन उनकी सारी जेल में थी। आपकी ऑपोजिशन सारी जेल में आपने बंद कर दी। जो आप यहाँ कर रहे हैं, आप तो उठा के आपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया, आप ऑपोजिशन को जेल में बंद कर रहे हैं, आप लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं, आप किसी को बात करने नहीं दे रहे हैं, किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं, इलेक्शंस का आपने कोई मतलब नहीं रखा है। उसके बाद आप कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। आपको लगता है जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है सरेआम? बिल्कुल। आपने तो जमहूरियत का एबीसी इलेक्शन होता है, आपने तो वो तक बंद कर दिया है। आप तो सरपंच के इलेक्शन से डरते हैं। बीजेपी तो ऐसी सरकार है जो सरपंच के इलेक्शन से डरती है। आप तो लोगों के चुने हुए सरपंच से डरते हैं। अच्छा, जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, पीडीपी की जानिब से कुछ लिस्ट शाया की गई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कब जो है लिस्ट आएगी इसी इंतखाबात को लेकर कि कौन कौन जो है हिस्सा लेगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी लिस्ट जल्दी आएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस का लिस्ट जो है ऑलरेडी आ गया है, वो लोग काम कर रहे हैं। अब एक जो फाइनल लिस्ट होगी वो भी आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो फाइनल लिस्ट अभी आनी है, वो भी बहुत जल्दी आएगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिन लोगों ने लोगों की खिदमत की होगी, उन्हीं लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मौका देगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इफ्रा जान हमारे साथ मौजूद थी, मौजूदा सिचुएशन पे बात करने की कोशिश की। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।